हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? उम्मीद करता है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था और आपको जो मुख्य रूप से टॉपिक बताया था वायुमंडल में को जो किस प्रकार स्थिरीकरण किया जाए, इस पर चर्चा किया गया। खास करके वायुमंडल में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने के लिए मैं आप लोगों को कई सारे तरीके भी बताया था। आज मुख्य रूप से बताने वाले हैं आखिर किस पर से या कौन सा ऐसे जीव जंतु से अभिक्रिया करके अलग गैसों का निर्माण करता है, अलग चीजों का निर्माण में सहायक होता है। इस पर ध्यान देना है। खास करके जो होगा नाइट्रोजन का जैव भू चक्रण। क्या है? नाइट्रोजन का जैव भू चक्रण, रसायन भू चक्रण कहिए। नाइट्रोजन का जैव भू रसायन चक्रण कह रहा है आपका कि बहुत से जीवाणु, इतना दुनिया में जीवाणु, सूक्ष्म, प्रोटोजोआ, कवक, ये सब है, उसमें से अभिक्रिया के कारण ही नाइट्रोजन चक्र का संचालन होता है। सही बात है। बहुत ऐसे जीवाणु है जिससे क्या होता है कि यह अपना अभिक्रिया करने के लिए कहीं ना कहीं इसका संचालन होना जरूरी है, और संचालन होने के लिए कहीं ना कहीं अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करके वह काम को पूरा करता है। क्या करने के लिए? तो नाइट्रोजन को बनाने के लिए। कहा कि कुछ महत्वपूर्ण जीवाणु जो नाइट्रोजन चक्र से संबंधित होता है। तो कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन चक्र के लिए ही मुख्य रूप से विख्यात है, प्रसिद्धि इसको मिला है। अब बात जानना है, एक तरफ है जीवाणु तो दूसरा तरफ आपका क्रिया है। तो सबसे पहले आता है आपका राइजोबियम। क्या आता है? कल हमने बताया था राइजोबियम खास करके जो दलहनी पदार्थ होता है, अर्थात दाल के पेड़ पौधे, तो उसके क्या होता है, जड़ों में एक गांठ पाया जाता है। वह गांठ क्या होता है? मुख्य रूप से राइजोबियम होता है। वह क्या करता है? जीवाणु को शोषित क्या करता है? सोख लेता है, जिसके कारण खेत में उर्वरा शक्ति क्या होता है? बढ़ जाता है। तो नाइट्रोजन की शक्ति अगर खेत में बढ़ाना है तो आप दलहन की फसल जरूर लगाए, आपका खेत की पैदावार ऑटोमेटिक क्या है? बढ़ ही जाएगा। तो क्या होगा? राइजोबियम जीवाणु क्या करता है? क्रिया करके क्या बनाएगा? तो यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा। कहां पर? प्रकृति में ना। क्या? राइजोबियम से जब यह क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब बात आते हैं नाइट्रोसोमानास। क्या है? नाइट्रोसोमानास। यह जो अभिक्रिया करेगा जीवाणु से, तब यह बना अमोनिया। अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन कर देगा। कल भी बताए थे अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तन कौन करता है? तो वह करता है नाइट्रोसोमोनास। कोई दिक्कत? अब आता है नाइट्रोटोबैक्टर। क्या है? नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर जो है क्या करता है? नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है। क्या करता है? नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने का काम कौन करता है? नाइट्रोबैक्टर करता है। तो नाइट्रोबैक्टर का काम क्या है? नाइट्रोबैक्टर का काम है नाइट्रोजन को या नाइट्राइट को क्या करना? नाइट्रेट में बदलना। क्या करना? नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलना। कौन करता है ये काम? तो ये करता है नाइट्रोबैक्टर। क्या करता है? नाइट्रोबैक्टर। ये इसका काम है, यही चीज। अब आता है सुडोमोनास। सुडोमोनास जो होता है जीवाणु, यह क्या करता है कि नाइट्रेट जो होता है, नाइट्रेट से नाइट्रोजन को मुक्त करना। क्या करता है? नाइट्रेट से नाइट्रोजन को मुक्त करना। किसके कारण? नाइट्रेट से नाइट्रोजन मुक्त कैसे होगा? तो यह होगा सुडोमोनास के विधि से। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब बात आती है, कारण बहुत सारे ऐसे भी जीव है ये इसमें सहायक होता है। खासकर पहाड़ी में भूतलीय, वर्षा, अवांछनीय, वायुमंडल में भी कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की मात्राएं होती हैं। कई कारणों से नाइट्रोजन चक्र बाधित होती है। बहुत सारा ऐसे प्राकृतिक कारण है, मानव निर्मित कारण है। इन सब के कारण से भी क्या होता है? कहीं ना कहीं नाइट्रोजन चक्र को नुकसान पहुंचता है। सबसे पहली बात होता है वृक्षों की व्यापक कटाई के कारण। इतना ना पेड़ पौधा काटने लगा जिसके कारण क्या होता है, जो प्रकृति में नाइट्रोजन की मात्रा है उसमें सूर्य की किरणें सीधा आकर के असर करती है। क्या करती है? सूर्य की किरणें सीधा आकर भूमि पर असर करती है। यही कारण है कि पृथ्वी में जो मौजूद या खेती करने का योग्य भूमि है यह बंजर पड़ता हुआ जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं। कर इससे भूमि बंजर हो जाती है
नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु नष्ट हो रहे हैं। सही बात है। अगर पेड़ पौधा दिन प्रतिदिन कटता जाए तो पता चलेगा कि जो जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण काम करता है यही खत्म हो जाएगा और वह बचेगा नहीं, जिसके कारण क्या हो जाएगा, पूरा कहानी इसका समाप्त हो जाएगा। जीवाणु के बिना नाइट्रोजन का जैव भू रसायन चक्र ठप पड़ जाता है। सही बात है कि जीवाणु के बिना क्या होता है, नाइट्रोजन का जैव भू रसायन चक्र ठप पड़ता है, यानी कि बंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, होने लगता है। अब बात आती है भूमि में अधिक नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है, उर्वरा शक्ति को डालने से मिट्टी में क्या होता है, नाइट्रोजन के यौगिक की मात्राएं बहुत सारा बढ़ जाती है। इसमें नाइट्रोजन चक्र बाधित होता है। सही बात है कि जमीन है उसमें मान लो खूब हंगेज करके अगर डाल दिया जाए तो ये भी कहीं ना कहीं क्या करेगा, नुकसान करने का काम तो करेगा ही, बिल्कुल करेगा। तो यहां तक आपका क्लियर है, यहां तक स्क्रीन। तो नाइट्रोजन जो चक्र होता है, नाइट्रोजन चक्र को बाधित करने वाले कई सारे कारक भी सामने आते हैं। तो इसको बचाने के कुछ उपाय भी है, हम इसको बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहली बात कह रहा है कि नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों एवं गैसों को वातावरण में मिलने से रोकना। जो अवांछनीय पदार्थ है जो कि नुकसान कर सकता है उसको रोकना हमारा परम कर्तव्य होता है, क्योंकि जानवर तो नुकसान करने जाएगा नहीं नाइट्रोजन चक्र को, हम ही लोग नुकसान करते हैं अपनी सुविधाओं के लिए। तरह तरह उर्वरकों का प्रयोग करके क्या कर दे, वातावरण को गंदा कर देते हैं। इतना केमिकल का उपयोग करते खाद का कि जिसके कारण जमीन क्या होता है, बंजर रूप में आ जाता है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके भूमि को आच्छादित करना, मतलब कि इतना ज्यादा वृक्ष के लगाया जाए कि ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया जा सके। क्योंकि ये जो बाधित होता है पेड़ों की कटाई से, निरंतर पेड़ कटाई हो रहा है, लगना कम कटना ज्यादा। हम मानवीय अपनी स्वार्थ हेतु तरह तरह के नए नए आविष्कार के लिए पेड़ों का उपयोग करते हैं। खिड़की चौखट केवाड़ी अलना बेलना इस सब के लिए उपयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं यह क्या होता है, ऑक्सीजन चक्र को बाधित करता है। तो इस चीज पर थोड़ा कहीं ना कहीं रोक लगाने की, उसी पेड़ को काटा जाए जो पेड़ अपने आप में सूख गया हो। तो वह पेड़ अगर उपयोग किया जाता है तो बहुत सारे लाभ हो सकता है, क्योंकि एक तो वन का संरक्षण होगा, देश हरियालीमय हो जाएगा और नाइट्रोजन चक्र बाधित भी नहीं होगा। इतना तो हम कर ही सकते हैं कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। कोई भी अवसर, पूजा पाठ, शादी, कम से कम एक आध गो पेड़ वो अवसर पर जरूर लगे, तब देखिए कितना खुश होता है। कह कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उचित प्रयोग। अब जो हम लोग खाद बीज डालते हैं खाद खेतों में, उसका मात्रा सीमित कर दिया जाए। ऐसा नहीं कि ज्यादा मात्रा में डाल देंगे तो उसका उपज ज्यादा हो जाएगा, नहीं, वो खेत को खराब करेगा। कोई भी दवाई है उसका एक लिमिट है कि कितना डाले जो वह सही रहे। अगर ज्यादा डालते हैं तो क्या हो जाएगा, वह खराब हो जाएगा, अधिक पैदावार ना होगा या तो जल जाएगा। कोई मात्रा दवाई हम लोग है, ऐसा थोड़ा नहीं एक बोतल एक ही बार में पी जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है, तभी संभव है उस चीज को जीवित रखने, नहीं तो नुकसान हो जाए फिर बड़ा कठिनाई सामने आने लगेगा। मिश्रित खेती द्वारा अलग अलग खेती करना चाहिए, दलहन तेलहन, उसके बाद पुष्पी पौधा लगाना चाहिए। हालांकि पुष्पी पौधा हम लोग नहीं लगाते, लगाना भी चाहिए। अनाज में लगाना चाहिए, जौ, बाजरा, मक्का, गेहूं, अलग अलग तरह की खेती किया जाए तो क्या होगा, खेत की उर्वरा शक्ति कहीं ना कहीं बना रहेगा। लेकिन कोशिश करें कोई भी फसल को बोए से पहले कोई एक आध गो दलहन फसल बो दे, भले दाल हो या ना हो, लेकिन पेड़ हो जाने से क्या होगा कि खेत के जो है उर्वरा शक्ति में कुछ नया जान आ जाता है। अब बात आता है ऑक्सीजन चक्र, ऑक्सीजन साइकिल। अब देखो ऑक्सीजन किस प्रकार चक्रण करता है। क्या ऑक्सीजन के बिना हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। ऑक्सीजन का बाधा कैसे होता है, ऑक्सीजन के अलावा जब कोई अन्य गैस अधिक मात्रा में क्या होता है, घुल मिल जाता है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन के जो गुणधर्म है यह नष्ट हो जाता है। और ये सांस जब लेते हैं हम लोग तो अवांछनीय पदार्थ हमारे सांस के अंदर से चले जाता है, जिसके कारण तरह तरह के रोग
फेफड़ा रोग, त्वचा रोग सामने आने लगते हैं। कह रहा है कि ऑक्सीजन वायुमंडल की गैसों का 21% होता है। पूछा जाएगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का 21% है। कितना है? 21%। कोई दिक्कत? अब देखिए, कह रहा घुलनशील अवस्था में या जलाशयों में पाया जाता है। सही बात है कि यह जो घुली अवस्था में यानी कि द्रव अवस्था में, यह जो पानी में भी मिला हुआ रहता है, समुद्र में, कुआं में, तालाब में, नदियों में, झीलों में जो जलचर है यानी जलीय जीव है, इसका क्या करता है? उपयोग करते हैं सांस लेने के समय। खास करके मछली को देखे होंगे कि मछली का सांस लेने की प्रक्रिया उनका गलफड़ के दौरान, जिसके कारण मछली क्या करता है? बुलबुला छोड़ता है, सांस लेता है। तो वह अवस्था में जब सांस लेता है तो कहां से? अलग से ऑक्सीजन उसको नहीं, वह सांस लेने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग करता है बाहरी। हरे पत्ते में प्रकाश संश्लेषण के समय, जब हरा पेड़ पौधा प्रकाश यानी कि जब पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता उस समय जल का अपघटन होता है, यानी कि सूर्य की रोशनी जब पड़ती है पेड़ पौधों पर तो वो क्या करता है? जमीन के अंदर से खनिज लवण खींचता है। हरे पेड़ पौधे के छांव में मतलब धूप से क्या करता है? वह अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरा करके वह अपना भोजन बना लेता है। यही कारण पेड़ पौधा का भोजन बनाने का मुख्य काम कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के द्वारा। उनका जितना पत्ता है पेड़ का, उस सब क्या उसका भोजन घर है, क्या है? रसोई घर, किचन है। कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन मंडल में पहुंचता है और जीवधारियों की श्वसन क्रिया में प्रयोग होता है। यह जो है ऑक्सीजन मंडल हम तक पहुंचता है जहां जीवधारी वास करते हैं और हम लोग भी इसका उपयोग करते हैं। मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, छोटा से लेकर बड़ा तक सब इसका प्रयोग करते हैं। नहीं, करा कि वस्तुओं को ऑक्सीकरण और दहन में वायुमंडल यानी ऑक्सीजन का उपयोग होता है। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल पाएगा। आग जलाने के लिए भी ऑक्सीजन का ही प्रयोग करना पड़ता है। मान के चलिए आप पढ़े होंगे, जब कोई वस्तु ढका हो, आग जल रहा है, जैसे मोमबत्ती लगा हुआ, यह क्या है? लौ क्या है? मोमबत्ती है। मोमबत्ती जल रहा है, अगर इसको एक जार से ढक दिया जाए, क्या किया जाए? जार से ढक दिया जाए तो क्या होगा? यह बुझ जाएगा यानी बंद हो जाएगा। लेकिन इसका एक सिरा हल्का सा खोला रह जाए, छोटका सा भी, तनका सा भी, तो ये क्या होगा? जलते रह जाएगा। इसके माध्यम से हम आग लगा सकते हैं। पढ़वे क्या है? आप लोग 8वां क्लास में पढ़े होंगे कि दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ईंधन चैप्टर में जब आप पढ़े होंगे तो आपको यह बात जरूर बताया होगा। कोई भी पदार्थ जलने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले जिस चीज को जलाना चाहिए वो पदार्थ होना चाहिए, वस्तु होनी चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। जलाने के लिए अर्थात उष्मा देने के लिए कोई ना कोई चीज तो करेंगे, लाइटर, सलाई, माचिस, कुछ तो करेंगे, तब जाकर के पदार्थ जलेगा। नोट में करा, वृक्षों की अधिक कटाई और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, वृक्षों की कटाई और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में ऑक्सीजन चक्र बाधित होता है। सही बात होता है, सबका कहीं ना कहीं कनेक्शन पेड़ पौधे की दुनिया से जुड़ा हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाया जाए, हर चीज का लगभग इलाज यहाँ से होता ही जाएगा। पेड़ लगाएंगे, समय से वर्षा होगा, खेती होगा, किसान भी खुश तो हम लोग भी खुश ना। अब जो खेती नहीं करता उसको तो इतने लगता है बाप रे बाप बहुत महंगा है। महंगा क्यों नहीं है? उपज नहीं होगा तो महंगाई बढ़ेगा। लेकिन महंगाई बढ़ेगा, उपज भी बढ़ा हुआ है, महंगाई तब बढ़ा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीति जुड़ा हुआ जरूर होता है। इतना हमारे पास अनाज है जो हम देश भर के लोगों को सस्ते दाम पर दे सकते हैं, लेकिन सरकार के अंधे कानून, अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया था दोस्तों, इसको गांधी जी ने 1930 में तोड़ दिए और देश आजाद होने के बाद कई सालों बाद भारत के जो वजीर आलम है, मुल्क के वजीर आलम, वह क्या किए हैं? इस पर पुनः टैक्स स्थापित कर दिए हैं। तो ये बहुत गलत है, इस चीज को हटाना चाहिए। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के लिए। आज ये चैप्टर पूरा प्राकृतिक संपदा यानी नेचुरल रिसोर्स का पूरा चैप्टर का कहानी खत्म हो गया।
अगर किसी व्यक्ति किसी प्रकार का क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट करें। अगले रोज चलेगा आपका खाद्य संसाधन सुरक्षा, अपने भोजन को किस प्रकार हम सुरक्षित रख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।